Hello students, so in this video we discuss chapter number 4, tribal resistance. So student, in this video we'll discuss tribal movement or tribal rebellion. If we talk about pre-British India, अगर हम प्री ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो बच्चा उस टाइम में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी या तो वो फॉरेस्ट रीजन में रहती थी या तो हिली रीजन में रहती थी, है ना. So tribal people usually inhabited the infertile hilly और forested region. Infertile hilly और forested region में वही लोग रहते थे. आज भी हमारे जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो या तो आपको हिल्स पे मिलेगी या फॉरेस्ट रीजन में ही मिलेंगी. अब वो किस पे सर्वाइव करती हैं स्टूडेंट? हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग मीन्स व्हाट? किलिंग ऑफ एनिमल्स. एंड गैदरिंग मीन्स व्हाट एवर अवेलेबल नियर बाय गैदर इट. जो भी फॉरेस्ट में फूल, फ्रूट, रूट्स, नट्स, जो भी ईटेबल्स हैं, जो भी यूजफुल है मिलेगा उसको गैदर कर लो. दैट इज व्हाट गैदरिंग. और हंटिंग मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स. सम वर एनिमल हर्डर्स. उसमें से कुछ एनिमल हर्डर्स भी होते थे जो एनिमल की हर्डिंग करते थे, एनिमल्स को अपने साथ रखते थे फॉर गेटिंग वूल, मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स. सम प्रैक्टिस प्रिमिटिव कल्टिवेशन. कुछ प्रिमिटिव कल्टिवेशन मतलब जिसको हम स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं, कुछ लोग वो भी करते थे. ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड देयर. हम लोग स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर या प्रिमिटिव कल्टिवेशन को अभी डीप में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा. ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं उनके अब दे हैड देयर ओन सोशल डिवीज़न. वो जो नॉर्मल सोशल डिवीज़न है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो इसको नहीं मानते स्टूडेंट. उनका अपना सोशल डिवीज़न है और उनके अपने लॉज हैं, उनके अपने नियम और कानून होते हैं. ठीक है. नाउ ट्राइबल ऑक्यूपेशंस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहले हम डिस्कस करेंगे हर्डिंग, है ना, जानवरों को अपने साथ रख लेना. Among the animal herders were one Gurjars, Bakkarwals, Gaddis of northern and northwestern India. Northern और northwestern India में आपको गड्डीज मिलेंगे, बकरवाल्स मिलेंगे, वन गुर्जर्स मिलेंगे, जिनका काम क्या होता था? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. बेसिकली किसको रेयर करते थे? शिप एंड गोट को. एंड समटाइम कैमल. शिप्स फॉर वूल, गोट फॉर मिल्क, है ना. और कई बार इनके पास कैमल्स भी आपको मिल जाएंगे. तो पहला ऑक्यूपेशन है ट्राइबल ऑक्यूपेशन, हर्डिंग. कौन कौन करते थे हर्डिंग? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले वन गुर्जर, बकरवाल्स, गड्डीज. ठीक है. चलो, सेकेंड है हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. तो कुछ ट्राइब्स हंटिंग पे रहती थी, मतलब वो एनिमल को हंट करती थी. कुछ फिशिंग करती हैं थी, कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती थी. ठीक है. तो जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो हंटिंग भी करती थी, एनिमल्स को किल कर देती थी. कुछ फिशिंग कर रही हैं, कुछ जो आसपास नियर बाय फॉरेस्ट एरिया में अवेलेबल है, जैसे हनी अवेलेबल है और बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेजिन्स, उन सबको कलेक्ट करके नियर बाय मार्केट में वो सेल आउट कर देते थे. कुछ जूम कल्टीवेशन भी करते थे, जैसे कि मैंने बोला स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन. दीज थ्री नेम इज़ फॉर सेम प्रैक्टिस. एक ही प्रैक्टिस होती है जिसके तीन नेम है और भी नेम है. मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने इनके अलग अलग नाम रखे थे. पूरे वर्ल्ड में भी इनके नाम आपको अलग अलग मिल जाएंगे. तो आपको याद रखना है जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर. एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी 1830 में. 1830 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी. द बैगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वर्स वन सच ट्राइब. जो बैगास थे जो सेंट्रल इंडिया में रहते थे वो एक ऐसी ट्राइब थी कि ये जो बैगास हैं स्टूडेंट, जो सेंट्रल इंडिया को बिलोंग करते हैं. बैगास आएगा तो कहाँ क्या लिखोगे? ये किसका पार्ट है? सेंट्रल इंडिया के पार्ट है बैगास. तो बैगास क्या करते थे? हु हंटेड. सांबर डियर को हंट करते थे, हेयर्स को हंट करते थे, बर्ड्स एक्सेट्रा को. बम्बू की बास्केट को वीव कर लेते थे, हनी को कलेक्ट करते थे और इसके अलावा दूसरे जंगल प्रोड्यूस को भी, जैसे कि जो वाइल्ड रूट्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, इनके हंटिंग टूल से. किससे हंट करते थे स्टूडेंट? अगर एनिमल को मारना होगा तो किस तरीके से मारेंगे? उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होंगे. तो इनके हंटिंग टूल्स थे स्टूडेंट स्पीयर, बोज और पॉइजन एरोज. तो आप लोगों ने कभी महाराणा प्रताप वगैरह की सीरीज़ देखी होगी तो देखी होगी ना कि वो जो तीर होता है जिसको आप एरो बोलते हो, उस तीर में वो लोग क्या लगा देते थे बेटा? यहाँ पर उसके पॉइंट में पॉइजन लगा देते थे, जैसे कि जिस भी एनिमल को वो लगेगा पॉइजन फटाफट से फैल जाएगा. तो बोस, स्पेयर, पॉइजन एरो ये इनके जनरल टूल्स होते थे. दे फिश्ड इन रिवर्स यूजिंग ईदर अ बम्बू मैश कॉल्ड झूमर. इनके पास झूमर होता था जो क्या होता था? बम्बू की मैश होती थी जिसके थ्रू ये मछलियाँ पकड़ लेते थे. और अ लाइन विथ हुक. एक लाइन होती है, आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे ये जैसे तुम, ये मैं रही और इस तरीके की लाइन होती है फिश को पकड़ने के लिए. ठीक.
Sometimes they dammed a stream to trap fish. तो ये लोग फिश को ट्रैप करने के लिए डैम भी कर लेते थे. Yes, students. So now we'll discuss what is shifting cultivation और slush and burn agriculture और zoom cultivation. देखो इसमें क्या होता है, एक प्लॉट होता है लैंड का जिसको हम लोग क्लियर करते हैं, पर क्लियर कट करके नहीं करते हैं स्टूडेंट. कट नहीं करेंगे, इसमें आग लगा देंगे. जितने भी ट्रीज होंगे यहाँ पर सारे जल जाएंगे. जलने के बाद जो राख बचती है एशेस, उसको इसी प्लॉट ऑफ लैंड में मिक्स करके यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे. For 2 to 3 years they continue to cultivate here, and after 3 years when प्रोडक्शन स्टार्टेड रिड्यूसिंग. बेटा देखो यहाँ पर कोई मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ ये नहीं करते हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो एक टाइम के बाद रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है ना. तो ये इस प्लॉट को छोड़ के दूसरे प्लॉट को रेडी करते हैं. सेम प्रोसेस, दूसरे प्लॉट पर जाएंगे, पेड़ों को जलाएंगे, राख को इस मिट्टी में मिलाएंगे और फिर कल्टिवेशन करेंगे. अच्छा, एक बेनिफिट था इस कल्टिवेशन का कि जिस 3 ईयर के बाद इस प्लॉट को छोड़ जाएंगे वो इस प्लॉट पे फिर से फॉरेस्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से ज़्यादा लॉस नहीं होता था स्टूडेंट फॉरेस्ट का. जब ये अबेंडन करके जाते थे तो उस पर फिर से फॉरेस्ट रेडी हो जाता था. Many tribes practice shifting cultivation. They burn down vegetation to clear the plot. Burn मतलब जला देते हैं प्लॉट को क्लियर करने के लिए. Usually they furrow the soil with the help of hoe. हो होता था उससे वो सॉइल को क्या करते थे, फरो कर लेते थे. रादर देन अ प्लो. प्लो मतलब जो हल होता है, हाँ हल का आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लग बोलते हैं कुछ लोग उसको, कुछ लोग प्लो बोलते हैं. उसका यूज़ नहीं करते थे स्टूडेंट, ये हो का यूज़ करते थे. दे स्केटेड सीड ऑन इट, और उसके बाद सीड्स उसके ऊपर फैला देते थे. आफ्टर हार्वेस्ट द क्रॉप दे शिफ्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. और जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट होती थी ये फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर जाते थे. तो बात समझ में आई. बहुत सारी ट्राइब थी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करती थी. ये लोग प्लग का यूज़ नहीं करते थे, ये हो का यूज़ करते थे. जो बेगाज होते हैं, बेगाज कॉल्ड देयर प्लॉट वेवर्स. दे प्रिपेयर्ड अ प्लॉट बाय फर्स्ट कटिंग डाउन द वेजिटेशन. पहले ये जो वेवर्स लोग होते थे ये लोग अपने प्लॉट को, वेजिटेशन को कट करके रेडी करते थे, ठीक है. एंड देन बर्निंग इट ऑन साइड, वहीं पर उसको आग लगा देते थे जो ट्रीज कट किए. द सीड्स वर थ्रोन इन द एशेस. और फिर उस राख में, एशेस मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा किसी भी चीज़ को जलाने के बाद. आपने देखा होगा ना जब हम लोग जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो जो स्लेटी कलर का जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बचता है वो एशेस, राख जो इवनली स्प्रेड है उस प्लॉट पे, उसी के ऊपर सीड्स ग्रो कर देते थे. द बेगाज अवॉइडेड प्लगिंग. बेगाज भी प्लगिंग नहीं करते थे. अब इनके अपनी रीज़न थे मानने के कि प्लगिंग क्यों नहीं करना है. प्लोइंग है ना, कुछ हमारे टीचर्स कभी प्लग बोलते थे है ना, पर वैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो प्लोइंग, प्लो, ठीक है. एज इट वॉज डिस्करेज्ड बाय, क्योंकि उनकी कस्टम नहीं मानते थे किसके लिए, प्लोइंग के लिए, इसलिए वो प्लोइंग नहीं करते थे. A plot was usually cultivated for 3 successive seasons. 3 successive seasons में ही सिर्फ एक प्लॉट का यूज़ होगा. Then abandoned for about 10 years. फिर उसको 10 साल के लिए उस जगह को छोड़ दिया जाएगा. आई बात समझ में, जो सेम प्लॉट ऑफ लैंड है वो सिर्फ 3 सक्सेसिव सीजन्स के लिए यूज़ किया जाएगा. उसके बाद वो उसको अबेंडन कर देंगे फॉर 10 ईयर्स. आई बात समझ में स्टूडेंट, 10 सालों के लिए फिर उसको छोड़ देंगे, फिर वहाँ पर नया फॉरेस्ट रेडी हो जाएगा. चलो, तो ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब नए ऑक्यूपेशन की बात आती है तो वो है सेटल्ड कल्टीवेशन. सम ऑफ द ट्राइब सेटल डाउन परमानेंटली ऑन द लैंड दे क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड इट. अच्छा, कुछ लोग क्या करते थे, जो प्लॉट उन्होंने क्लियर किया वो वहीं पर रहने लग जाते थे परमानेंटली, और फिर उसी सॉइल को, उसी लैंड को कल्टीवेट करते थे. इसमें जो ट्राइब आती है वो है मुंडास ऑफ छोटा नागपुर के मुंडास. देयर लैंड बिलोंग टू द एंटायर क्लान. इनकी जो ज़मीन होती थी बेटा इंडिविजुअल्स की नहीं होती थी, इनकी पूरी क्लान की होती थी. क्लान मतलब पूरे ग्रुप की होती थी. दे रिगार्डेड देमसेल्फ एज डिसेंडेंट फॉर दोज हु हैड ओरिजिनली क्लियर्ड दिस लैंड ऑफ फॉरेस्ट. बच्चा देखो, छोटा नागपुर के जो मुंडास थे वो सेटल्ड हो गए थे. वो एक प्लॉट को जिसको उन्होंने खाली किया वो उसी पे कंटिन्यूस कल्टिवेशन करते रहते थे. उनका मानना था कि ये ज़मीनें हमारी ही हैं, हम उन लोगों के डिसेंडेंट हैं जिन्होंने इन ज़मीनों को क्लियर किया था, ठीक है.
हम उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, तो हम इसी ज़मीन पे कंटिन्यूसली क्या करेंगे, कल्टीवेट करते रहेंगे। और ये ज़मीन एक दो व्यक्ति की नहीं होती थी स्टूडेंट, पूरे क्लान को बिलोंग करती थी। सो ये तो हुआ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के अलावा ये लोग ट्रेड और इनके दूसरे ऑक्यूपेशन भी थे। ट्राइबल पीपल ऑफन ट्रेडेड हैंडमेड गुड्स, को हैंडमेड गुड बनाते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एनिमल प्रोडक्ट्स, वो जो टस्क वगैरह हम बोलते हैं ना वो, तो एनिमल प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट ये सेल आउट करते थे जो इजीली नियर बाय एरिया में नहीं मिलता था। अच्छा चलो, अब इनके पास क्या क्या है, इनके पास हैंडमेड गुड है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो इन लोगों ने बनाए इनके पास ये इजीली अवेलेबल थे। पर उनके पास क्या अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट के पास, राइस नहीं है, वीट नहीं है, सॉल्ट नहीं है, क्लॉथ नहीं है। तो ये लेने के लिए इनको नियर बाय मार्केट में जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को सोल्ड आउट करके अपनी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उसको वो बाय कर लेते थे। चलो, हाँ, वो उस चीज़ को चाहते थे जो रेडीली इनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे कि राइस, सॉल्ट और क्लॉथ। सम टाइम दे सोल्ड दैट प्रोडक्ट टू गेट मनी फॉर बाइंग द थिंग्स दैट दे नीडेड। कई बार ये बार्टर एक्सचेंज कर लेते थे और कई बार इन चीज़ों को पैसे के बदले देते थे और उस पैसे से जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो सामान लेकर आ जाते थे। सम बेगर्स फॉर एग्जाम्पल सोल्ड बास्केट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज हनी। ठीक है, तो बैगाज एक एग्जाम्पल है जो इनके हाथों की बनाई हुई बास्केट और हनी को मार्केट में सोल्ड आउट करते थे। जो पैसा मिलता था उससे जो इनकी नेसेसिटी का जो भी सामान होता था वो खरीद लेते थे। तो बैगाज ट्रेड करते थे हनी और बास्केट में। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी जो ओकेशनली एग्रीकल्चर लेबर का काम कर लेती थी, कुलीस का काम कर लेती थी। ठीक है, तो चलो, इनकी लाइफ अभी तक बिल्कुल सेट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए अब आएंगे हमारे ब्रिटिशर्स। ठीक है, ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, जैसे जैसे स्टूडेंट ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एक्सपांड किया, पूरे इंडिया पे पॉलिटिकल पकड़ बना ली, तो उनका जो एक पूरा अटेंशन था वो हमारे फॉरेस्ट के ऊपर भी था, हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर भी था। अब वो लोग ये चाहते थे कि जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये सेटल्ड हो जाए, तो हम इनके ऊपर एक अच्छे अमाउंट में टैक्स लगा दें, क्योंकि अभी तो ये एक जगह से नोमैडिक हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये गलत बात है भाई, हम इनसे टैक्स हमें चाहिए। तो एज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एक्सपांडेड, जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एक्सपांड हुआ, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ भी इनके इन्फ्लुएंस में आ गए। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थी, प्लांटर्स थे, मनी लैंडर्स थे, ठेकेदार्स थे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, ज़मींदार, ये ट्राइबल एरियाज़ में आने लग गए। देखो बेटा, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये अपने आप को आइसोलेशन में रखना पसंद करती है। ये नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला, मतलब बाहर वाला का ये मतलब नहीं कि कोई फॉरेनर, जो इनकी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता वो इनके एरिया में नहीं आना चाहिए, ये आज तक ऐसी ही है। तो बेटा अब तो इतने सारे लोग हो गए जो कंटिन्यूसली इनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज, ब्रिटिश ऑफिसर्स, प्लांटर्स, मनी लैंडर्स, ठेकेदार, ज़मींदार, सब इनके एरिया में आने जाने लगे और यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू की इन्होंने। पहला तो लॉस ऑफ पावर। प्री ब्रिटिश पीरियड में, जब तक ब्रिटिश नहीं थे स्टूडेंट्स, जो ट्राइबल चीफ थे उनके पास बहुत बढ़िया पावर थी, ये अपनी कम्युनिटी को मैनेज करते थे, उनके लिए लॉज बनाते थे, रूल्स बनाते थे, रेगुलेशन बनाते थे, इनकी ज़मीनें अपनी ज़मीनें होती थी। ठीक है, मतलब कोई उनके ऊपर कुछ बोलने वाला नहीं था, इनको जिस एरिया को क्लियर करना होता था क्लियर करते थे, उस पर कल्टिवेशन करते थे, फिर उसको अबेंडन कर देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सम ऑल्सो हैड द पावर टू कलेक्ट टैक्स, कुछ इसमें से टैक्स कलेक्ट करने की पावर भी रखते थे। जो भील चीफ थे, कहाँ के, गुजरात के, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टेड लैंड टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स भील्स एंड लेड डाउन फॉरेस्ट लॉज। बेटा जो भील चीफ थे, भील कहाँ से हैं, गुजरात के, ठीक है, याद रखना, भील कहाँ से, गुजरात के। तो ये लोग टैक्स भी कलेक्ट करते थे और फॉरेस्ट के लिए लॉज भी बनाते थे। दे ऑल्सो अलाउड बंजारास टू ग्रेस कैटल ऑन देयर लैंड, और जो बंजारा एक दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी है उसको भी एक्सेस देती थी अपने एरिया की, कि भैया आप आओ और अपने जितने भी बंजारास के पास बेसिकली हर्ट्स होते हैं, बहुत सारी शिप्स होती हैं, गोट्स होती हैं, कैमल्स होते हैं, तो उनको उनके जो कैटल्स होते हैं उनको फॉडर चाहिए होता है, घास चाहिए होती है, तो उसको खिलाने की, ग्रेस करने की परमिशन ये लोग दे देते थे, भील्स लोग।
तो अब इनकी पावर ख़त्म हो जाएगी ना बेटा। वो भील कम्युनिटी का जो चीफ होगा, जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, जो फॉरेस्ट लॉज बना रहा होगा, अब तो उसकी पावर ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। और जो मर्चेंट्स होते थे स्टूडेंट नेबरिंग टाउन के, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि टिम्बर, महुआ फ्लावर, जो महुआ एक चीज़ होती है, मम्मी से पूछना अपने घर में, जो भी बड़ा वो बताएगा, है ना। तो उससे लिकर बनती है ना, शराब बनती थी। तो महुआ फ्लावर कलेक्ट करने के लिए, टिम्बर कलेक्ट करने के लिए, हनी, लाख जिससे चूड़ियाँ बनती थी, बम्बू के गुड्स खरीदने के लिए ये लोग आते थे किसके पास? भील चीफ के पास। आई बात समझ में? जो भील के चीफ होते थे या जो भील कम्युनिटी होती थी, किस चीज़ में डील करती थी स्टूडेंट? लाख जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, बम्बू के गुड्स, हनी, महुआ फ्लावर जिससे लेकर बनाया जाता है, टिम्बर, इन सबको खरीदने भील चीफ से नियर बाय एरिया के मर्चेंट्स आते थे। जो मराठा रूलर्स थे पेड अ हाफ टू द भील चीफ्स टू प्रिवेंट भील रेड्स ऑन देयर टेरिटरीज। देखो, जो मराठा रूलर्स थे वो अपनी बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे अमाउंट के साथ यहाँ से वहाँ जाते रहते थे, है ना। तो ये क्या करते थे? रेड कर देते थे भील चीफ उनके ऊपर, और उनके पास जितना भी पैसा, जितना भी सब कुछ होता था, गोल्ड वगैरह, वो सब लूट लेते थे। तो इस लूट से बचने के लिए मराठा जो रूलर्स थे वो हक पे करते थे किसको? भील चीफ्स को, कि भैया हम इस पर्टिकुलर एरिया से, इस रोड से निकलेंगे तो आप हमें रेड नहीं करना, आप हमें लूटना नहीं, इसके बदले आपके पैसा रख लो। तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्रिटिश थे इन्होंने सब्जुगेट किया भील्स को, भील्स की पावर को ले लिया। अब भील की जो टेरिटरी थी बहुत ही हॉस्टाइल टेरेन में थी। हमने पहले भी देखा कि बेटा ये इनफर्टाइल माउंटेनियस रीजन पे मिलेंगे, हिली रीजन्स में मिलेंगे आपको, या तो फॉरेस्ट रीजन में मिलेंगे। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि भैया हम इनके टेरिटरी तो एनेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस टेरिटरीज का हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने इसके बजाय इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि वजह बोला भील चीफ्स को कि चलो हम तुम्हें रूलर की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लान के तुम रूलर हो, पर तुम्हें भी ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को, कि तुमसे भी बड़ा अगर कोई रूलर है तो वो हमें इस तरीके से हमें एक्सेप्ट कर लो। द भील चीफ्स वर मेड आंसरेबल, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू आर गोइंग टू आंसर अस, ठीक है, तुम्हें हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? देखो, भील का जो टेरेन था वो ब्रिटिशर्स को लगा यार इसको अगर हम ले भी लेंगे तो ये हमारे किसी फ़ायदे का नहीं है, इससे तो हम इनको रूलर बना लेते हैं, इनसे बोलते तुमको हमारी आधिपत्य पैरामाउंटेन से स्वीकार करनी पड़ेगी, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको हमें आंसर भी देना पड़ेगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखो, और जब चाहें हम, जब तुम्हें बुलाएं तो हमें आंसर देना। चलो, इन कोर्स ऑफ टाइम द चीफ लॉस देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट, और धीरे करके चीफ के जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट थे ये छीन गए। चीफ ऑफ मेनी इंडियन ट्राइब्स मेट द सेम फेट एज भील चीफ, जैसे धीरे करके भील चीफ्स की पावर छीनी, वैसे ही हर ट्राइब के चीफ की पावर धीरे करके ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी। नेक्स्ट इज इनडेटनेस एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। लॉस ऑफ लाइवलीहुड मतलब देखो बेटा, फॉरेस्ट ही उनकी लाइवलीहुड था। फॉरेस्ट में वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, तो फॉरेस्ट उनकी लाइवलीहुड था, तो उनकी लाइवलीहुड भी लॉस कर गई। प्लस इनडेटनेस मतलब कर्जे में वो लोग फंस गए। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर एक्सटेंडेड टू ट्राइबल लैंड, ब्रिटिश ने अपना जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था ये ट्राइबल लैंड तक एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया। टैक्सेस इम्पोज करने लगे ये ट्राइबल प्रोड्यूस पे, ट्राइबल जो भी प्रोड्यूस करेंगे उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। The need for cash to make payment forced the tribal people to turn to the money lenders। अब बेटा इनको जो टैक्स था उसका पेमेंट करना पड़ता था, और टैक्स पेमेंट के लिए इनके पास पैसा नहीं होता तो ये मनी लेंडर के पास जाते हैं। मनी लेंडर बोले तो लाला साहूकार, ये इतना दुष्ट आदमी होता कि ये अपने लोन्स पे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता। इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 6-7 में, चलो 8th में भी है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? आप जो अमाउंट ले रहे हो, जो प्रिंसिपल ले रहे हो, जैसे मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, आप बोलोगे मुझे 100 रुपये वापस नहीं चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर, प्लीज़ गिव मी 150 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ तो मैं उसको अपना जो अमाउंट जो प्रिंसिपल मैंने लिया था वो वापस करूँगी, और जो 50 होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट। तो इनका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई होता था कि ट्राइबल कम्युनिटी उसको पे नहीं कर पाती थी। व्हेन दे कुड नॉट रीपे द लोन द मनी लेंडर टुक अवे देयर कैटल्स, और जब ये लोन नहीं दे पाते थे तो मनी लेंडर्स उनके कैटल्स को ले लेता था, कार्ड्स को ले लेता था, और सम टाइम उनकी ज़मीनें जो होती वो भी ले लेता, उनके जानवर ले लेता, उनकी जो गाड़ियाँ होती, कार्ट होते उसको भी ले लेता।
देयर बाय डिप्राइविंग देम ऑफ देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो उनका सिंगल मीन है लाइवलीहुड का, उनके कैटल, कार्ट, लैंड, उससे भी वो डिप्राइव कर जाते। विशियस साइकिल ऑफ डेट में फंस जाते थे वो लोग। मेनी ट्राइबल बिकम एग्रीकल्चरल लेबर ऑन देयर ओन लैंड। उनकी खुद की अपनी ज़मीनों पे वो एग्रीकल्चरल लेबर बन के रह गए। किसकी? ब्रिटिशर्स की एंट्री के बाद। मेनी वर फोर्स्ड इनटू बेगारी, बैड बेगारी। बैड बेगारी क्या होता है बेटा? लेबर विदाउट पे। पहले विलेजेस में ये बहुत चलता था, कोई किसी से अगर बहुत बड़ा अमाउंट अगर लोन ले लेता था तो उससे बाद में वो लोन पे नहीं कर पाता था तो बैड बेगारी करना पड़ता था। मतलब आप मेरे यहाँ काम भी करोगे और मैं आपको पे भी नहीं दूंगी। लेबर विदाउट पे। प्लांटर्स कन्वर्टेड सुटेबल ट्राइबल लैंड इनटू प्लांटेशन। प्लांटर्स जितने आए थे इसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उस टाइम प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये जो प्लांटर्स थे, इन्होंने जो ब्रिटिश ट्राइबल लैंड थी उसको कन्वर्ट किया काय में, प्लांटेशंस में, प्लांटर्स ने। Thus caused the resident tribal to be displaced from their home। उनको अपने घरों से, अपनी ज़मीनों से हटाकर उनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था उससे उनको डिप्राइव किया। ठीक है, देखो इस ज़मीन पर जहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, इस ट्राइबल कम्युनिटी को बोला कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ पर हम प्लांटेशन बनाएंगे। अब ये बेचारे अपने घरों से, अपनी ज़मीनों से डिप्राइव कर जाते, अपने ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को डिप्राइव, उनका बेचारों का ट्रेडिशनल लाइवलीहुड भी उनसे छिन जाता था। ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब। बेटा मिड 19th सेंचुरी तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बड़े बड़े फॉरेस्ट के ट्रैक्ट के लिए, बिकॉज दे वांट टिम्बर। फॉरेस्ट देखो, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं इससे क्या मिलता है हमको बच्चा? टिम्बर। क्योंकि उस टाइम रेलवे एक्सपांशन भी हो रहा था, शिप बिल्डिंग भी करनी थी, बड़े बड़े शिप्स भी बनाने थे। ठीक है, रेलवे एक्सपांशन में पहले क्या होता था बेटा? ये जो रेलवे का ट्रैक होता है, ध्यान से सुनना, ये रेलवे का ट्रैक बनाया हमने, इस रेलवे के ट्रैक को बांधने के लिए, ये अलग आयरन रॉड है, ये अलग आयरन रॉड है, इसको बांधने के लिए यहाँ पर स्लीपर लगाए जाते थे। ठीक है, आजकल तो ये जो स्लीपर है ये सीमेंट से बन रहे हैं, पर पहले ये वुडन होते थे। तो इन स्लीपर्स के लिए फॉरेस्ट से टिम्बर चाहिए होता था। फिर बड़े बड़े शिप्स बना रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके लिए उन्हें टिम्बर चाहिए था। तो इन लोगों ने बड़े बड़े फॉरेस्ट ट्रैक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया फॉर मेकिंग स्लीपर्स फॉर रेलवे ट्रैक्स एंड फॉर टिम्बर ऑफ शिप बिल्डिंग। अब इस वजह से जितने भी फॉरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पर रह रही थी उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। दे रिगार्डेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज वेस्टफुल प्रैक्टिस। उनको लगने लगा ये जो तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो, बड़े बड़े पेड़ों को जला देते हो, इससे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है और ये गलत है। ब्रिटिशर्स ने बोला ये जो तुम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हो ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, और वो फॉरेस्ट जिससे हम इतना अच्छा टिम्बर डेराइव कर सकते हैं वो तो तुम जला देते हो, ये तो गलत बात है भाई। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपको नहीं करना है। ऑल्सो एज शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स डिड नॉट सेटल डाउन परमानेंटली, नो रेवेन्यू सेटलमेंट कुड बी मेड विद देम। और ब्रिटिशर्स को दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये नोमैडिक होते हैं, आज यहाँ कल्टिवेशन कर रहे होते हैं, कल यहाँ कल्टिवेशन, परसों यहाँ, तो ना ही तो हम इनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारे रेवेन्यू डिमांड को भी पूरा नहीं कर रहे, प्लस हमारे टिम्बर्स को भी जला दे रहे हैं। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने बोला इट्स अ वेस्टफुल प्रैक्टिस, अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं होगी। सो ब्रिटिशर्स एनकरेज्ड शेटल्ड एग्रीकल्चर एंड ट्राई टू एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ट्राई किया शिफ्टिंग कल्टिवेशन को ख़त्म करने के लिए, बैन करने के लिए, और सेटल्ड एग्रीकल्चर को एनकरेज किया। दे एनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ। उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बना दिए। आउट सर्टेन फॉरेस्ट एज, हाँ फॉरेस्ट एक्ट बनाया स्टूडेंट। इस फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक था रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा था विलेज फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट ये जो विलेज फॉरेस्ट था यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। जो विलेजेस को दिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप विद ड्यू परमिशन एंटर कर सकते हो, पर रिजर्व फॉरेस्ट में तो आप कभी भी एंटर कर ही नहीं पाओगे। रिजर्व मीन्स रिजर्व, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड में यू कैन एंटर विद प्रायर परमिशन, और प्रायर परमिशन में जो चौकीदार वगैरह होते थे वो अच्छा खासा अमाउंट ले लेते थे, तो जितने का तो प्रोड्यूस आप उस फॉरेस्ट से नहीं लाते थे उतना अमाउंट आपको उस चौकीदार को देना पड़ता था। और विलेज फॉरेस्ट जो सबसे ख़राब वाला फॉरेस्ट था, जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, वो दे दिया किसको? विलेजेस को। सो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बैन कर दिया है, फॉरेस्ट में एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? लाइवलीहुड खत्म। द ब्रिटिश यूज्ड देम एज चीप लेबर फॉर वेरियस टास्क। नाउ ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो यूजिंग देम फॉर यूजिंग एज अ लेबर। जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, अब ब्रिटिशर्स उसको
लेबर की तरह यूज़ करने लगे। और लेबर भी कैसा, चीप लेबर, सबसे सस्ता लेबर, ठीक है। बड़े ही होशियार थे ब्रिटिशर्स। पहले तो उनका लाइवलीहुड छीना, फिर उनसे लेबर कराने लग गए। दे एम्प्लॉयड बेगार्स एज फॉरेस्ट गार्ड, बेगार्स को उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड बना दिया, ठीक है। एंड फायर वॉचर्स, आग ना लग पाए, फॉरेस्ट गार्ड बन के रह जाओ आप। एंड अदर ट्राइबल्स आर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड एंड सो ऑन, तो कुछ को फॉरेस्ट कट करने के लिए, उसकी लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए लगा दिया, मतलब उन्हीं लोगों को से बेचारों से चीप लेबर कराने लग गए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।